प्यारे बच्चों नमस्ते प्रणाम। मैं हूं मंकेश और लेकर आ गया हूं एक बहुत ही शानदार वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे बेसिक और एडवांस स्ट्रक्चर्स जो कि आपकी इंग्लिश के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट होगा। और ये वीडियो आप देख लेंगे तो आप डेफिनेटली इंग्लिश के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बोलना शुरू कर देंगे। इसलिए आप वीडियो स्किप नहीं करें और एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के साथ पढ़ें, आप बहुत बेहतर कर पाएंगे इंग्लिश में। तो इस कड़ी में पहला जो स्ट्रक्चर है ये है इनग्रोस्ड इन, यानी मग्न होना, पूरी तरह से किसी चीज में लीन होना या केंद्रित होना। उसी के लिए हम यूज करते हैं इनग्रोस्ड इन। क्या यूज करते हैं? तो इनग्रोस्ड इन, इनग्रोस्ड इन। अब देखते हैं सबसे पहले कि जो इनग्रोस्ड इन का जो मतलब होता है ये होता है टू बी कंप्लीटली अब्जॉर्ब्ड और फोकस्ड ऑन समथिंग, यानी किसी चीज पर पूर्ण रूप से फोकस होना या केंद्रित होना या ऑब्जर्व करना या गिविंग इट ऑल योर अटेंशंस, या पूरे की पूरी ध्यान दे देना। इसके लिए ये इंग्रोस्ड इन का मतलब होता है। इंग्रोस्ड इन यानी टू बी कंप्लीटली अब्जॉर्ब्ड और फोकस्ड ऑन समथिंग, गिविंग इट ऑल योर अटेंशंस। जब हम कोई एक्शन करते हैं और उस एक्शन को करने में हम पूरे के पूरे जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये इस तरीके के स्ट्रक्चर का। अब देखते हैं सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होगा ये होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लिखते हैं एम इज आर या वाज वेयर। और वाज वेयर का प्रयोग हमने बताया है कि ये पास्ट के लिए किया जाता है, और एम इज आर वॉज वर जो होता है ये इसे बी फॉर्म भी हम कहते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, यू, ही, से, इट, या कोई नाउन हो, प्लूरल या कोई भी नाउन हो, उसके लिए हम सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद से हम सबसे पहले देखेंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में। अगर प्रेजेंट में होगा तो हम एम इज आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एम इज आर। पास्ट में होगा तो हम यूज करते हैं वाज वर, और उसके बाद से लिखते हैं इनग्रोस्ड इन। क्या लिखेंगे? इनग्रोस्ड इन। और उसके बाद से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आईएनजी फॉर्म। और उसके बाद से हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। यानी अब आईएनजी फॉर्म को हम कहीं कहीं देखेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है इसे हम कहीं कहीं हिंदी में आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईएनजी फॉर्म। तो इंग्रोस्ड इन, उसके बाद से हम आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद से हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं आगे, देखते हैं इस तरीके के सेंटेंसेस कैसे बनाया जाएगा। जैसे वह अपनी दुनिया में मग्न है या वह अपनी दुनिया में लीन है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वह, इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, और वह है, और ये है प्रेजेंट का। किसका? प्रेजेंट का। तो हम इज का प्रयोग करेंगे, यानी ही इज एंग्रोस्ड इन, इनग्रोस्ड इन। अब एक और चीज यहां ध्यान में रखेंगे कि ही इज, ही और ही के साथ हमने यूज की इज इंग्रोस्ड इन। अब देखो जब भी हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो उसके बाद हम जो यूज करेंगे वर्ब, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है इंग्रोस्ड इन। और उसके बाद से यहां आप देखोगे यहां वर्ब नहीं है तो अदर वर्ड्स, तो यहां हम हिज ओन वर्ल्ड, यानी वह अपनी दुनिया में मग्न है, वह अपनी दुनिया में लीन है। अब आगे चलो, सबसे पहले यहां देखोगे कि अगला जो सेंटेंस है, बच्चे टीवी देखने में मग्न है। बच्चे टीवी देखने में मग्न है। तो देखोगे यहां क्या होगा कि द चिल्ड्रेन आर, तो बच्चे, यहां बच्चे, और बच्चे के लिए हमने क्या यूज किया? हमने यूज किया द चिल्ड्रेन आर engrossed in watching the TV, watching TV।
यानी बच्चे टीवी देखने में मशगूल हैं या मग्न हैं या लीन हैं। आगे देखो यहाँ वे लोग क्रिकेट खेलने में मग्न है, तो क्या होगा? दे आर इंग्रोस्ड इन प्लेइंग क्रिकेट। दे आर, तो दे, इसमें देखो आप यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट दे के साथ हमने आर यूज किया क्योंकि ये प्रेजेंट में है। उसके बाद हम यूज करते हैं इंग्रोस्ड इन और खेलने का प्लेइंग क्रिकेट, यानी दे आर इंग्रोस्ड इन प्लेइंग क्रिकेट, यानी वे लोग क्रिकेट खेलने में मग्न है, लीन है। आगे देखो यहाँ हम लोग बच्चों को पढ़ाने में लीन है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वी है और है थे है, तो ये पास्ट है। और पास्ट के लिए मैंने बोला था ना यहाँ वाज और वर का यूज करते हैं, वाज वर का यूज करते हैं। तो देखोगे यहाँ कि ये रहा वी आर इंग्रोस्ड इन, क्या बोलोगे? वी आर इंग्रोस्ड इन, वी है, वी आर इंग्रोस्ड इन टीचिंग द चिल्ड्रेन, यानी हम लोग बच्चों को पढ़ाने में लीन है या मशगूल है। अब आगे चले, अगला जो सेंटेंसेस है यहाँ देख ले, यानी जब हम बोलेंगे कि मैं पढ़ाने में लीन हूं तो आई एम इंग्रोस्ड इन टीचिंग। वे लोग क्रिकेट खेलने में लीन है, दे आर इंग्रोस्ड इन प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग बच्चों को पढ़ाने में लीन थे, तो देखो यहाँ हमने गलती किया है, ये थे हैं तो यहाँ वह का यूज करेंगे, वी वर इंग्रोस्ड इन टीचिंग द चिल्ड्रेन, यानी हम लोग बच्चों को पढ़ाने में लीन थे। क्योंकि यहाँ पास्ट है और पास्ट के लिए हमने बताया था कि हम हमेशा वज और वर का यूज करते हैं। अगला है देखोगे यहाँ ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, प्रीटेक्स्ट, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, और इसी बहाने इसके लिए यूज करते हैं। अब इसी बहाने देखो, सबसे पहले हमको समझना है कि वास्तव में इसका मतलब होता क्या है। तो इसी बहाने यानी व्हेन यू से ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, यानी जब हम ऑन दिस प्रीटेक्स्ट कहते हैं या यूज करते हैं इंग्लिश में, इट सजेस्ट दैट, यानी ये सुझाव देता है द रीजन गिवन इज नॉट द रियल रीजन, यानी जो रीजन दिया जा रहा है, जो कारण बताया जा रहा है, ये वास्तविक कारण नहीं है। समझ इज डूइंग समथिंग, यानी कोई कुछ करने के लिए, किसी के लिए ये वास्तविक रीजन नहीं है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑन दिस प्रीटेक्स्ट। क्या यूज करते हैं? ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, यानी इसी बहाने। देखो अब एक चीज यहाँ, इस तरीके के सेंटेंस हम सबसे पहले लिखते हैं ऑन दिस प्रीटेक्स्ट। क्या लिखते हैं? ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम लिख देते हैं ये विल का। और यहाँ देखोगे ये शैल और विल का जब हम यूज करते हैं तो ये हम फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात करेंगे? तो फ्यूचर की। तो सब्जेक्ट विल और उसके बाद से हम वर्ब का पहला फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? तो प्रेजेंट फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। क्या यूज करते हैं? तो ऑब्जेक्ट का। अब देखोगे यहाँ एक काम करते हैं यहाँ कि अब इसका हम कैसे बनाएंगे। इसी बहाने मैं तुम्हारा घर देख लूंगा, तो हमने बोला था सबसे पहले ऑन दिस प्रीटेक्स्ट। क्या लिखोगे? ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, और उसके बाद जो देख लूंगा यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। किसका? फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो देखोगे एक चीज यहां कि ऑन दिस प्रीटेक्स्ट आई विल सी योर, तो सबसे पहले हम यहाँ सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद हमने देखा कि शैल या विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और लास्ट में हम एज वेल का यूज करते हैं। एज वेल, एज वेल, यानी इसी के बहाने मैं तुम्हारा घर देख लूंगा। ऑन दिस प्रीटेक्स्ट आई विल सी योर हाउस एज वेल, एज वेल। अब चलो अगला है यहाँ देखोगे, इसी बहाने हम लोग चाय पी लेंगे। इसी बहाने हम लोग चाय पी लेंगे। तो देखो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि इस तरीके के सेंटेंस ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, अब इसी बहाने हम लोग वी विल हैव टी एज वेल, यानी वी विल हैव यानी टेक टी लिख सकते हैं या हैव टी लिख सकते हैं। तो ऑन दिस प्रीटेक्स्ट वी विल हैव टी एज वेल, यानी इसी बहाने हम लोग चाय
पी लेंगे। अगला है, यहाँ देखोगे इसी बहाने तुम इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। तो ऑन दिस प्रीटेक्स्ट यू विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ये या लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। ऑन दिस प्रीटेक्स्ट यू विल लर्न स्पीकिंग इंग्लिश एज वेल। तो आई होप कि ये शानदार स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अगला जो स्ट्रक्चर है इस पर हम बात करेंगे। यहाँ है, देखोगे यहाँ कम वक्त में, यानी चाहे कुछ भी हो जाए, बोलते हैं ना चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहां जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे पीटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेजी में बात करूंगा। इस तरीके के सेंटेंसेस इसमें हम बनाएंगे। कम वक्त में, कम वाट में, यस। अब देखो इसका मतलब इंग्लिश क्या होता है, यानी नो मैटर व्हाट हैपन, यानी कोई मायने नहीं रखता कि क्या होगा, यस, और रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम, यानी बिना किसी आउटकम के, परिणाम के हम जब बात कर रहे होते हैं स्पोकन में, तब हम यूज करेंगे कम वक्त में, यानी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। देखोगे यहाँ देखोगे जैसे स्ट्रक्चर में हम बता रहे हैं कि पहला चाहे कुछ भी हो जाए, तो देखो इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कम वक्त में, और उसके बाद से हम फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस लिख देते हैं, फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस लिखते हैं। तो देखो एक चीज यहाँ कम वक्त में आपको दिखा दे, कम वक्त में क्या बोलोगे, कम वक्त में, कम वक्त में, यस, आई विल नेवर गो देयर, यानी मैं कभी वहां नहीं जाऊंगा। एकदम है ना शानदार, इस तरीके से आप बोलो ना, बहुत शानदार शानदार ट्रिक्स हैं, इस पर हम बोलेंगे, बात करेंगे तो डेफिनेटली हमारी इंग्लिश लाजवाब होगी। तो हम क्यों देरी करें, हम नए नए सेंटेंसेस सीखें, हम नए नए सेंटेंसेस पर वर्क करें, हमारा राइटिंग स्किल सुधरेगा तो हम बिल्कुल बेहतरीन हो जाएंगे इंग्लिश में। अगला है चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए वे लोग अंग्रेजी में बातें नहीं करेंगे। तो देखो एक चीज यहां ध्यान में रखना, विल और नॉट को हम यूज करते हैं ऑन्ट, ये ऑन्ट, ऑन्ट। तो देखो चाहे जो कुछ, कम वक्त में, कम वक्त में दे ऑन्ट, यानी विल नॉट को ऑन्ट करते हैं, द ऑन्ट टॉक इन इंग्लिश, यानी वे लोग अंग्रेजी में बातें नहीं करेंगे, दे ऑन्ट टॉक इन इंग्लिश, यानी वे लोग अंग्रेजी में बातें नहीं करेंगे। अगला है यहाँ, तो ये इस तरीके से आप भी सेंटेंस बनाओ, और इन नए नए सेंटेंसेस से आप पाएंगे कि बहुत सारे सेंटेंसेस हम यूं बोल लेते हैं और हम बनाना सीख लेते हैं। तो ये हमें डेली सीखने हैं और सीखने भी चाहिए। चलो अब अगला है, देखो नथिंग टू डू विद, यानी कोई लेना देना नहीं। कहते हैं ना मुझे आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं है, यानी नथिंग टू डू विद, यस। रेखा को सीता से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, यानी कहने का मतलब इट इज कंप्लीटली अनरिलेटेड, यानी पूर्ण रूप से जिसका कोई संबंध न हो, अनरिलेटेड हो, या और हैज नो कनेक्शन टू समथिंग, या किसी चीज से कोई कनेक्शन न हो, कोई लगाव न हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं नथिंग टू डू विथ, यानी कोई लेना देना नहीं है। अब देखोगे इस तरीके के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं हैज, हैव, हैज, हैव, और अगर पास्ट में हो तो हम हैड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हैड, और उसके बाद से लिख देते हैं नथिंग टू डू विथ, और उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो अब एक चीज यहां ध्यान में रखना कि अगर वर्ब हो, मुझे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, तो यहां हम जिरंड फिल करेंगे, क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे,
ING फॉर्म यूज करेंगे। तो देखोगे सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, हैड, उसके बाद नथिंग टू डू, उसके बाद टू डू विथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे और आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। चलो अब देखते हैं। यहाँ मुझे उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, मुझे उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। अब देखोगे यहाँ मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, हैज, हैव, हैड, अगर पास्ट में हो तब। अब उसके बाद से लिखते हैं नथिंग टू डू विद, और उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब देखोगे यहाँ मुझे उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, तो कैसे लिखोगे, तो देखो यहाँ आई हैव, आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं, यानी आई हैव नथिंग टू डू विथ, नथिंग टू डू विथ दैट गर्ल, दैट गर्ल यानी ये ऑब्जेक्ट है। यस, आई हैव नथिंग टू डू विथ दैट गर्ल, यानी मुझे उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इस किताब से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ दिस बुक, मुझे उसके घर से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ हिज हाउस। तो ये आप बोलो और इस तरीके से बोलोगे तो आप पाओगे कि बहुत बेहतरीन आप कर रहे हो। अब आगे यहाँ देखोगे, यहाँ आपके, मुझे आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं है, तो देखो इसमें मुझे आई हैव नथिंग टू डू विद योर मनी, विद योर मनी, विद योर मनी, यानी मुझे आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं है। अब आगे देखो, हम लोगों को तुम्हारे दोस्तों से कुछ लेना देना नहीं है, तो देखो यहाँ क्या, वी हैव नथिंग टू डू विद योर फ्रेंड्स, यानी आपके दोस्तों से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, तो क्या यूज करोगे, वी हैव नथिंग टू डू विद योर फ्रेंड्स, विद योर फ्रेंड्स, यानी हम लोगों को तुम्हारे दोस्तों से कोई लेना देना नहीं है, नहीं है। तो ये अब इस तरीके से मुझे स्कूल जाने से कोई लेना देना नहीं है, मुझे राम से कोई लेना देना नहीं है, आई यस उन लोगों को उसके पैसे से लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे, दे हैव नथिंग टू डू विथ से यूज करेंगे और उसके बाद से। अब चलो आगे हम बात करते हैं, हम ये स्ट्रक्चर अब आगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएंगे कमेंट में। फिर लेकर आ रहे हैं बहुत ही शानदार वीडियो और इसी तरीके के स्ट्रक्चर जो कि 110% आपको इंग्लिश में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और आप भी बहुत बेहतर इंग्लिश बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।